स्वागत करता हूं सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोग मशरूम फार्म शुरू करने वाले, मशरूम कल्टीवेशन शुरू करने वाले हैं तो आप लोगों को मशरूम सेटअप करने से पहले किन किन सावधानियों पर ध्यान देना है और मशरूम सेटअप करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान देना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर जाकर मैं लिंक दे देता हूँ, आई बटन पर जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसी का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है दोस्तों। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि मशरूम फार्म में बेसिकली दो तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें जैविक अजैविक है, और उसको डिटेल से मैंने उसको बताया था, तो आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट वीडियो मैंने वहां तक कवर करी थी कि हमें जगह का चुनाव कैसे करना है, उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, और हमें जगह का चुनाव करने के बाद हम मशरूम फार्म सेटअप कर रहे हैं तो उस वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो मैंने उस वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मशरूम फार्म हमने सेटअप कर लिया तो हमें खाद जो हम कंपोस्ट बना रहे हैं उसको बनाते वक्त हमें किन किन सावधानियों की जरूरत रखनी है। कंपोस्ट बनाने के बाद उन बैग में भरकर उनको प्रोडक्शन रूम में रखते वक्त हमें किन किन सावधानियों की बरतनी है, और प्रोडक्शन लेते वक्त हमें किन किन सावधानियों की जरूरत है, किन किन सावधानियों को हमें ध्यान देना है, और प्रोडक्शन लेने के बाद जो बैग्स बच जाते हैं उनको हमें कैसे डिस्पोज करना है, और नेक्स्ट फ्लश के लिए हमें रूम कैसे तैयार करना है। आज हम लोग उस टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, तो हमारा फार्म अब तक सेटअप हो गया है। अब हम लोगों को जो कंपोस्ट बनानी है मशरूम प्रोडक्शन के लिए, कंपोस्ट में बेसिकली जो हम लोग भूसा का इस्तेमाल करते हैं, चोकर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग मुर्गी की बीट का इस्तेमाल करते हैं, पुराली का इस्तेमाल करते हैं, उनमें क्या होना चाहिए कि वो हमारी फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश का मतलब जैसे कि हम लोग भूसा का जो इस्तेमाल करने वाले हैं या जो लोग हम मुर्गी की बीट का इस्तेमाल करने वाले हैं वो पिछली हो, ये नहीं है कि 2-3 साल पुराना भूसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं या 2-3 साल पुरानी मुर्गी की बीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल भूसा, जैसे कि अभी हमारी गेहूं की कटाई खत्म हुई तो हम लोग उसका भूसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो भूसा फ्रेश होना चाहिए। और दूसरी चीज ये देखी गई है कि दोस्तों क्या होता है कि अगर भूसा हमारा बारिश में ओपन भूसा पड़ा है और वो बारिश में भीगा हुआ है तो उस वाले भूसा को इस्तेमाल करने में जो हमारी प्रोडक्शन है काफी इफेक्ट होती है, हमारी प्रोडक्शन काफी कम होती है। तो कोशिश करिए कि जहां से भी आप लोग भूसा परचेज कर रहे हैं भूसा फ्रेश हो और एक शेड के अंदर रखा हो जिसे बारिश वगैरह ना पड़ी हो भूसा, उस तरह का हमारा फ्रेश भूसा में इस्तेमाल करना है। और मुर्गी की बीट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि किसी भी बॉयलर फार्म में मुर्गी जिसने सेल करी है, सेल करके जो लास्ट मुर्गी की बीट जो उसकी फ्रेश आई है उसी मुर्गी की बीट को इस्तेमाल करना है। 2-3 साल पुरानी अगर मुर्गी की बीट हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बैग्स में जो येलो मोल्ड आते हैं या जो हमारे बैग्स में जिस तरह का ब्राउन मोल्ड आते हैं वो लोग इसी मुर्गी की बीट की वजह से आते हैं कि हम लोग मुर्गी की बीट फ्रेश यूज नहीं करते हैं, वो हम लोग 2-3 साल पुरानी यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज हमारे बैग्स में आ जाती है। तो ध्यान रखना है कि भूसा आप लोगों को फ्रेश इस्तेमाल करना है और मुर्गी की बीट भी आप लोगों को फ्रेश इस्तेमाल करनी है। हैं जो हम लोग गोबर के लिए जो हम लोग केसिंग तैयार करते हैं गोबर से, तो वो गोबर हमारा एटलीस्ट 2-3 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर का इस्तेमाल करना है, ना कि हमारा साल भर पहले का 6 महीने पहले जो गोबर हमारा पड़ा है उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को कम से कम 2 से 3 साल पुराना एकदम सड़ा हुआ गोबर का इस्तेमाल आप लोगों को केसिंग के रूप में करना है। बनाएंगे तो हम लोगों को पक्के फर्श पे खाद बनाना है। कच्ची मिट्टी पे खाद बनाने से बहुत सी डिजीज, बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हो सकती है। तो हमें जब भी खाद बनाना है हमें पक्के फर्श पे बनाना है, और खाद बनाने से पहले 2% फॉर्मेलिन से हम लोगों को उस फर्श को अच्छे से सफाई कर देनी है। और जब हम लोग खाद बना रहे होते हैं तो हम लोगों को ये चीज ध्यान देना है कि जब हम लोग मिक्सचर यूरिया, भूसा, मुर्गी की बीट वगैरह जब हम लोग मिक्सअप करते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जरूरत से ज्यादा हमारा पानी उसमें नहीं डालना चाहिए। क्या होता है दोस्तों कि जब हम जरूरत से ज्यादा पानी हमारा अगर खाद में रह जाता है तो हमारे खाद में जो प्रतियोगी फफूंदी होती है, जैसे कि उसमें हमारा ब्राउन मोल्ड आ सकता है, उसमें हमारा इनकी कैप हो सकती है, हमारे उसमें दीमक लग सकती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े चल सकते हैं, सूत्र कृमि होते हैं, उस तरह के कीड़े मकोड़े हमारे उसमें मौजूद है। तो आपको ध्यान देना है कि जरूरत से ज्यादा पानी आपके खाद में नहीं बचना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के बैग में इनकी कैप और कीड़े मकोड़े की समस्या, दीमक लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
रूम में जब भी आप लोग अपना बैग रखें 2 दिन पहले रूम को 2% फॉर्मेलिन से अच्छे से साफ कर ले। अब हम अपना बैग हमने रूम में रख दिया है, तो मान लीजिए रूम में हम लोग रोज आना जाना करते हैं, मेंटेनेंस के लिए एक आदमी जरूर जाता है देखने के लिए कि सब रूम में ठीक है कि नहीं, क्योंकि 15 दिन तो हमारा रूम बंद रहता है। उस वक्त भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम लोग जो शूज या चप्पल पहन कर जाते हैं तो उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह प्रॉब्लम फार्म में अंदर जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट में 2 फुट बाई 1.5 फुट बाई आधा इंची का गड्ढा कर देना है और उसमें 2% फॉर्मेलिन रोज सुबह आप लोग पानी में डाल दीजिए घोल के, कि जो बंदा जाए उसमें पैर डीप करके अंदर जाए तो जो अंदर बैक्टीरिया या जो भी बीमारी है वो अंदर ना जा पाए, वो वहीं पे ही सैनिटाइज उसकी चप्पल या उसका शूज हो जाए। अगर आप लोग गड्ढा नहीं करना चाहते हो, आप लोग अब जूट की बोरियां देखी हैं आपने, उस तरह का जूट की बोरियां या कोई पुराना कपड़ा हो आप लोगों का, उस पर 2% फॉर्मेलिन से गीला करके रोज सुबह बिछा दीजिए, रोज शाम को उसको हटाकर साफ करके रख दीजिए, सुबह फिर 2% फॉर्मेलिन के साथ में आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं मशरूम तोड़ने में, जैसे कि हमारा हो गया कि चक्कू हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी वेटिंग मशीन होती है, तो चक्कू को रोज सैनिटाइज करना है आप लोगों को, ये ध्यान देना है आप लोगों को, रोज चक्कू हमारा सैनिटाइज करना है। वही चक्कू रोज हम यूज कर रहे हैं मशरूम में, तो हो सकता है कि डिजीज फैल सकती है, बैग में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो, तो इससे क्या करना है कि आपको रोज चक्कू अपना सैनिटाइज करना है, रोज वेटिंग मशीन को आपको सैनिटाइज करना है। हैं तो मशरूम काटने के बाद जो उसकी जड़ हो जाती है, जड़ को कभी बैग पे नहीं छोड़ना है हम लोगों को। मशरूम काटने के बाद हमेशा अपने बैग्स की सफाई के लिए 1-2 लोगों को जरूर लगाना है। आप लोगों को जरूर मशरूम हार्वेस्ट करने के बाद डेली का काम आपको यही करना है कि मशरूम काटने के बाद रूम की सफाई सबसे जरूरी काम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग जड़े, उसकी जो जड़ होती है अगर हम लोग बैग पे ही छोड़ देते हैं तो जो नई मशरूम आती है पिनहेड, उनको आने में बहुत दिक्कत करता है, वो भारी होता है, मशरूम की पिनहेड नहीं निकल पाती हैं। अगर वो बैग आसपास कहीं गिर जाता है तो वो 2 दिन बाद सड़ैन करने लग जाता है, जिससे बीमारी फैल सकती है फार्म में। तो मशरूम हार्वेस्ट करने के बाद आप लोगों को अपने फार्म में हर पर्टिकुलर बैग की सफाई करनी है, कोई भी जड़ नहीं छूटनी चाहिए, और वो जड़ को आप लोगों को फार्म से कहीं दूर गड्ढे में फेंकना है, फार्म के पास बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो वो 1-2 दिन में बहुत गंद करता है और पूरे फार्म में काम डिस्टर्ब कर सकता है और बीमारियों का और मक्खी कीड़े मकोड़ों का वो घर हो सकता है। तो आपको उसकी जड़ें रोज कहीं फार्म से 4-5 किलोमीटर दूर आप लोगों को वो जड़ें फेंक देनी है। ग्रीन मोल्ड, येलो मोल्ड, ब्राउन मोल्ड दिखते हैं या किसी बैग में हम लोगों को कोई ब्लैक स्पॉट दिखता है, तो हम लोगों को क्या करना है, उस चीज़ों को, उस बैग को हमें आइडेंटिफाई करके उस बैग्स को हमें एक जगह रख देना है और उसमें ट्रीटमेंट करना है, पर उसको प्रोडक्शन यूनिट से अलग रूम में रखना है उस बैग को, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में वो बैग रखेंगे तो हो सकता है कि उसमें जो डिजीज़ है वो हवा के थ्रू और बैग्स में फैल सकती है। तो कोशिश करें कि जो बैग आप लोगों का डिजीज़ में है, येलो मोल्ड है, ग्रीन मोल्ड है या कोई भी A to Z बीमारी आ रही है, उन पर्टिकुलर बैग को आप आइडेंटिफाई करके दूसरे रूम में शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम पूरे फार्म में फैल सकती है। तोड़ने के 2-3 घंटे बाद आप लोग मशरूम को डिस्पैच कर दें। उससे क्या होगा कि अगर आप मशरूम तोड़ लेंगे टाइम पे तोड़ लेंगे तो आप लोगों को उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी बचेगा। अगर आप लोग उसको समय से पहले तोड़ लेंगे और आपको सुबह तोड़ लीजिए, आपको सेल करना जाना, आपका माल डिस्पैच होना शाम को, आप लोगों ने सुबह तोड़ दिया तो उससे क्या होगा कि 5-7 घंटे आप लोगों को अपने AC रूम में रखना पड़ेगा, उसका अगला से एक्सपेंसेस होगा। तो कोशिश करिए कि हार्वेस्ट उसी टाइम करिए जहाँ से आप लोगों को 1-2 घंटे में माल डिस्पैच हो जाए। अब ये हमारा हो गया कि हमने प्रोडक्शन ले ली। प्रोडक्शन लेने के बाद जो हमारे बैग्स होते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि जो हमारे बैग होते हैं मशरूम के आसपास ही फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि डिजीज फैलने का बहुत बड़ा डर रहता है और उससे 100% डिजीज फैलता है, क्योंकि बैग कुछ समय बाद सड़ने लगते हैं। तो कोशिश करिए कि जब आप लोग मशरूम की हार्वेस्ट पूरी कंप्लीट कर लें अपना पूरा सीजन, तो आप लोगों को 1-2 किलोमीटर जाकर किसी गड्ढे में उसको डंप कर दीजिए, सबसे बेटर होगा, क्योंकि 2-3 साल बाद इतनी बढ़िया क्वालिटी की आप लोगों को खाद मिलेगी कि आप लोगों को अपने खेतों में किसी भी तरह की यूरिया की जरूरत नहीं होगी, उससे बढ़िया कोई खाद है ही नहीं। तो आप लोगों को कोशिश करें कि कहीं गड्ढे में उसको डंप कर दें और 1-2 साल बाद आप लोग उसको खेत खलिहान में भी अपने यूज कर सकते हैं, अपनी और सब्जियों के लिए भी अच्छी प्रोडक्शन आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों को फार्म के पास बिल्कुल नहीं फेंकना है। और जो भी आप लोगों ने ट्रेस, चक्कू या जो भी मशीनरी आप लोगों ने यूज करी है, सबको 2% फॉर्मेलिन से अच्छे से साफ करना है। और जो रूम आप लोगों ने, जो प्रोडक्शन रूम है, उसको भी 2% फॉर्मेलिन से आप लोगों को यूज करना है। और आप लोगों को यूज करने के बाद रूम में हो सकता है तो आप लोग चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं फर्श पे, अगर पॉसिबल है, क्योंकि चूना सबसे बढ़िया चीज मानी गई है हमारी इस कल्टीवेशन में, साफ सफाई में चूना सबसे बढ़िया चीज माना गया है। तो आप लोग हो सके तो आप लोग अपने फार्म पे चूने की पुताई भी करवा सकते
सकते हैं और उसके बाद आप लोग नई फ्लश रख सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को अच्छे से साफ सफाई पे ध्यान देना है, नहीं तो होता क्या है कि 1-2 साल तो आप लोग बड़े अच्छे से प्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद डिजीज आनी शुरू हो जाती है तो आप लोगों का फार्म 2-3 साल बाद आप लोग लॉस में आने शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से कई मशरूम फार्म बंद हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग शुरू में प्रोडक्शन पे खूब ध्यान देते हैं पर जो उसकी मेन गाइडलाइंस है, जो हम लोगों को उसको मैनेज करना है, जो डिजीज कंट्रोल करना है, उस पर हम लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों कि यार हमारी प्रोडक्शन अच्छी आ रही है तो हम लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो काम चल जाएगा। कुछ समय के लिए तो चल जाएगा, 1-2 सीजन के लिए तो ये चीज़ निगलेक्ट हो सकती है, पर उसके बाद अगर कोई बीमारी कंटिन्यूसली आपके फार्म पर एग्जिस्ट कर गई तो आप लोगों को उससे पैर छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, पूरा फार्म बंद हो जाता है। तो कोशिश करिए कि उस पीरियड को आने ही मत दीजिए। आप लोग डे फर्स्ट से जो मैंने बताइए इन चीज़ों पर आप लोग फोकस करेंगे तो आई होप सो आप लोग बिल्कुल सफल मशरूम कल्टिवेशन कर पाएंगे और आप लोगों को कोई डिजीज की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी अगर आप लोग मेरे बताई हुई चीजों पर ध्यान देंगे। क्योंकि मैंने A to Z बैग रखने, मशरूम फार्म कैसे सेलेक्ट करना है से मशरूम तोड़ने तक A to Z जितनी भी आप लोगों को सावधानी बरतनी है, मैंने इन 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में मैंने बता दी है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर इसी पे अमल कर लेंगे तो कोई बीमारी, कोई डिजीज आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, अगर किसी बंदे के फार्म में किसी तरह की कोई डिजीज आई है या किसी चीज पे वो बंदा चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा जिससे उसकी मदद हो पाएगी। पर मेरा यही कहना है कि आप लोग पहले ही उस चीज पे ध्यान दीजिए कि समस्या आए बिना ही आप लोग उसको क्योर कर पाए, आप लोग उस समस्या को आने ही ना दें। ठीक है दोस्तों, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को काम आई होगी, आप लोगों को कुछ नॉलेज मिली होगी। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ में या उसके साथ शेयर करिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।